हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपीएसएससी प्रीवियस 10 इयर्स जीके सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं और साथ में आपको टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल भी बताया जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय जाता है? क्या ये भद्रबाहु है, स्थूलभद्र है, इंद्रभूति है या फिर सुधर्मान है? बताइए कौन सा है। फ्रेंड्स, जैन धर्म की जब भी बात आती है, प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है, वो भी दक्षिण भारत में किसको जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा भद्रबाहु में। क्लियर? अब देखिए, जैन धर्म से कम 415 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको क्लियर होने पड़ेंगे। ठीक है, एडवांस लेवल है सारा का सारा, बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इनसे रिलेटेड जितने भी टेस्ट आपके हो रहे हैं डेली बेस पे, ठीक है, उनको ज्वाइन आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप यहाँ पर कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। एचपीएसएससी, एचपीपीएससी, एचपीयू, एचपीआई कोर्ट या फिर हिमाचल का कोई भी एग्जाम, इसमें आपको वीडियो कोर्स क्लास मिलती है। रिकॉर्डिंग क्लासेस आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने समय के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसमें साथ में आपको नोट्स, एमसीक्यूज, जीके, एचपीएसएससी बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर्स, एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड एमसीक्यूज और साथ में स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस मिलता है। कि ये सब कुछ देखने के बाद और पढ़ने के बाद एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी आपके मॉक टेस्ट अधूरे हैं, आपके शॉर्ट टेस्ट अधूरे हैं, आपके ग्राफ टेस्ट अधूरे हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट अधूरे हैं, अपडेटेड टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और साथ में एचपीएसएससी और ओएमआर टेस्ट भी आपके अधूरे हैं। ठीक है, मतलब एक भी टेस्ट आपका छूटना नहीं चाहिए अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर करना है। ठीक है, तो व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि सारा का सारा कोर्सेज टॉपर्स और गवर्नमेंट स्टाफ मेंबर्स के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का पतन लगातार आक्रमणों से हुआ था तथा भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है, आप सभी को क्लियर है कि मौर्य साम्राज्य के पतन की जब भी बात आती है तो उनका जो पतन था वो लगातार आक्रमणों से हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात यह कि भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, किसने किया था? क्या ये बैक्ट्रियन ग्रीकों ने किया था, पार्थेंस ने किया था, कुषाणों ने किया था या फिर शकों ने किया था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैक्ट्रियन ग्रीकों ने। ठीक है, और यही आपको क्लियर करना है कि भारत पर प्रथम आक्रमण किया था बैक्ट्रियन ग्रीकों ने। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पर बादामी का कौन सा एकमात्र चालुक्य राजा था जो अश्वमेव यज्ञ करने के लिए जाना गया था? देखिए, यहां पर बात हो रही जो अश्वमेव यज्ञ करने के लिए जाना गया था और एकमात्र चालुक्य राजा वो कौन था? क्या ये राणा राग था, पुलकेशन प्रथम था, पुलकेशन द्वितीय था या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, ये था आपका पुलकेशन द्वितीय। याद रख लेना, जो अश्वमेव यज्ञ करने के लिए जाना गया था, एकमात्र चालुक्य राजा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के कौन से सुल्तान ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था? कौन था वो? क्या ये गयासुद्दीन बलवंत था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या फिर फिरोज तुगलक था? कौन था ये जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था, यानी कि एक टाइप का ये टैक्स होता है? ठीक है, बताइए। ये था आपका फिरोज तुगलक। ठीक है, अब देखिए, इनके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा दिल्ली सल्तनत की जब भी बात करते हैं। ठीक है, बुक्स में नहीं क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अपडेटेड वर्जन तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए व्हाट्सएप करके इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। ध्रुपद धमार गायन शैली शुरू की गई थी, किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी, राजा मानसिंह तोमर द्वारा की गई थी, तानसिंह द्वारा की गई थी या फिर विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी गायन शैली? फ्रेंड्स, आप सभी को क्लियर है कि अमीर खुसरो द्वारा ये की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर देखिए, किसके शासन में दक्षिण में तमिल क्षेत्र तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ था? क्या ये अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां? देखिए, यहां पर बात हो रही है किसके शासन में दक्षिण में तमिल क्षेत्र तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ था? किसके टाइम में फैला हुआ था? आपको क्लियर ही होगा, औरंगजेब में फैला था। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे आपको कंसेप्ट क्लियर होने पड़ेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, क्योंकि एक वीडियो में एनालाइज करवाना, एक वीडियो में सब कुछ बताना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए आप व्हाट्सएप करके सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वह दक्षिण भारतीय राजा जो अपने साम्राज्य में रेशम उत्पादन को
कृषि उद्योग के तौर पर परिचालन में लाया? क्या ये हैदर अली था, कृष्ण देवराय था, राजा द्वितीय था, या फिर टीपू सुल्तान था? कौन था ये? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, वो दक्षिण भारतीय राजा जो अपने साम्राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के तौर पर परिचालन में लाया, तो वो था टीपू सुल्तान। और ये सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है? आपके टीपू सुल्तान को ही जाता है, जिसने रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के तौर पर परिचालन में लाया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का उत्कृष्ट रूप से प्रतिवाद किया गया था। देखिए, अलीपुर षड्यंत्र एक काफी आपको क्लियर है कि कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, और ये आपको क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप अरविंदो घोष के बारे में अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं है, मोतीलाल नेहरू के बारे में क्लियर नहीं है, चित्तरंजन दास के बारे में क्लियर नहीं है, ये काफी की फैक्ट्स हैं जो कि एक वीडियोस में मैं क्लियर नहीं करवा सकता हूं आपको। ठीक है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रहेगा चित्तरंजन दास द्वारा। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का उत्कृष्ट रूप से प्रतिवाद किया गया था, चित्तरंजन दास द्वारा ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री यामोत्तर रेखा नजदीक से अनुसरण करती है। देखिए यहां पर बात हो रही है 180 मेरिडियन इज। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या ये प्राइम मेरिडियन है, इक्वेटर है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है? बताइए। और इन सब के बारे में देखिए, आपको जितने भी अगर आप डेली क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो 10 ईयर्स सोल्व पेपर की सीरीज है ये मिस मत करना, क्योंकि बहुत कुछ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको इसका 180 मेरिडियन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त दुर्लभ तत्व कौन सा है? बताइए, कौन सा है एलिमेंट ऑफ द अर्थ? क्या ये सोना है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, या फिर एसेटाइन है? बताइए, बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से सोचना है। एस्टेटाइन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्टेटाइन जो है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से, ठीक है, नेचुरली यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नेचुरल रूप से प्राप्त दुर्लभ तत्व है आपका एस्टेटाइन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर मेकोंग नदी से संलग्नित है? क्या ये हांगकांग है, नोमपे है, शंघाई है, या फिर यांगोन है? बताइए, यहाँ पर बात हो रही है कौन सा एक शहर मेकोंग नदी से संलग्नित है? बताइए फ्रेंड्स, वो है आपका नोमपे। ठीक है, अब देखिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये क्वेश्चंस ही क्यों ये क्वेश्चंस एग्जामिनर ने पूछ लिया, हमने तो कभी पढ़ा नहीं और कितना जीके पढ़े। देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं 8 मंथ की मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, जो कि करंटली जो होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके जो भी एसएससी लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, जैसे CHSL, रेलवे, NTPC, ठीक है, वहां से इस टाइप के क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं और उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड इन चीजों को एनालाइज करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोमपे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जापान में स्टीप घाटियों पर से जो गर्म तथा शुष्क हवाएं नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं उसे क्या कहते हैं? जोंडा, यामो, ट्रामोटेन, या फिर सांटा आना? बताइए, सांटा आना क्या कहते हैं उसको, जल्दी से। फ्रेंड्स, जापान में स्टीप घाटियों पर से जो गर्म तथा शुष्क हवाएं नीचे की ओर बहती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपका यामो। क्या कहते हैं? यामो। अब देखिए, जब जापान की बात हो रही है तो आखिर जापान से रिलेटेड क्वेश्चंस ही क्यों बना? क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका, रशिया हुआ, जापान हुआ, ठीक है, ये हाईलाइट है। इजराइल हुआ, हो सकता है इजराइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर पूछ सकते हैं। अगर भारतीय सरकार ने कोई MOU किया है इजराइल से, या फिर रक्षा से रिलेटेड कोई भी किया है, कोई भी MOU, तो आपको डायरेक्ट वहां पर बनने का। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं करंट अफेयर्स सेक्शन से। क्लियर है? तो जल्दी से आप करंट अफेयर्स भी मंथ वाइज ले सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 1893 के डूरंट समझौते ने क्या सीमांकित किया था, क्या किया था, जल्दी से बताइए। 1893 के डूरंट समझौते ने क्या सीमांकित किया था? यह सीमांकित किया था आपका इंडो अफगान सीमा। ठीक है, क्या किया था? इंडो अफगान सीमा, डूरंट। ठीक है, आपको क्लियर ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे उत्तरी मैदानों में कौन सी मृदा सर्व सामान्य रूप से प्राप्त है? क्या ये लेटराइट है, रेगूर है, एलुविलियल है या फिर लाल मृदा है? देखिए, सोल्स का कंसेप्ट पढ़ के जाना पड़ेगा। चाहे मैं किसी भी सोल्स की यहाँ पर बात करूं, उसकी खेती, उसकी कृषि आपको पता होनी चाहिए, और उस मिट्टी में कौन से तत्व है वो भी पता होने चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उस मिट्टी की पैदावार किस टाइप की है, यानी कि कृषि करने के लिए कौन सी मिट्टी योग्य है। क्लियर है? बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलुविलियल। ठीक है, उत्तरी मैदानों में कौन सी मृदा सर्व सामान्य रूप से प्राप्त है? एलुविलियल। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नासिक शहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है दोस्तों, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ये कृष्णा है, मंडोवी है, गोदावरी है या फिर तापी है? नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये है आपके गोदावरी नदी के किनारे। आप इन क्वेश्चन से क्या सीख रहे हैं? ये क्वेश्चन उस टाइम में हाईलाइट थे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट नहीं छोड़ रहे हैं। अब एग्जामिनर पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ये लेवल है उसका। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? जल्दी से बताइए, क्या ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या फिर फ्यूल सेल है? बताइए, जल्दी से सोचना है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईंधन सेल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ईंधन सेल नहीं है, जबकि आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, सोलर एनर्जी भी है और विंड एनर्जी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए 137, भारतीय संविधान में भारत संघीय रूपरेखा डैश के संविधान से ली गई है? बताइए किसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। क्या ये यूके, यूएसए, कनाडा या फिर आयरलैंड? कहां से ली गई है? देखिए, जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो कहां से अडॉप्ट किया गया है, कहां किस तरह से किया गया है, और कौन से इसमें राइट्स रखे गए आपको पता होने चाहिए, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है। ठीक है, बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा। और जब मैं ये बातें कर रहा हूं आपसे कि ये आपको क्लियर होना पड़ेगा, आखिर ये क्लियर कहां से होगा? ये आपका क्लियर होगा वीडियो कोर्स से। ठीक है, वीडियो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफी कंसेप्चुअल वे में आपको अंडरस्टैंड करवाया गया है, मतलब क्वेश्चंस मॉडिफाइड जब होता है तो किस लेवल तक जाता है। ठीक है, वो आंसर आप टैकल कर सकते हैं इजी। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से लिखित में अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके दे सकते हैं? बताइए, क्या ये भारत के राष्ट्रपति है, भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के उपराष्ट्रपति है या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? बताइए। देखिए, जब भी हम इस्तीफा की बात करते हैं, ठीक है, रिजाइन की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, ओथ की बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं, आपको क्लियर है कि टॉपिक्स आते ही आते हैं, लेकिन हर बार मॉडिफाइड तरीके से आता है ये। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए, अगर आप प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं तो वहां पर यह पूछा गया था कि लोकसभा का उपाध्यक्ष किसको इस्तीफा देगा। ठीक है, अगले एग्जाम में एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया कि लोकसभा किसको देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा
लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसको रिजाइन देगा, वो आपका देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय भारत का द्वितीय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्या ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है, बॉम्बे उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बॉम्बे उच्च न्यायालय, ठीक है। बॉम्बे उच्च न्यायालय भारत का द्वितीय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया हुआ है। बताइए संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया हुआ है। देखिए आपको क्लियर है कि अब आर्टिकल 370 जो वो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन ये प्रीवियस पेपर्स की जीके सीरीज चल रही है, उस टाइम नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप सोचिए कि कितना लेवल अब एडवांस लेवल पे जा चुका है। अब देखिए जम्मू कश्मीर का टॉपिक अगर आपने समझना है तो वीडियो कोर्सेज में ये भी करवाया गया है, जम्मू कश्मीर का पूरा कंसेप्ट में करवाया गया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनेगा तो छूटेगा नहीं आपसे फिर, ठीक है। तो व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर अशोक मेहता समिति 1977 ने किसकी स्थापना की अनुशंसा की थी। क्या ये मंडल पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत समिति या फिर ग्राम पंचायत। आप बताइए मुझे कितना टैकल कर पा रहे हैं इन क्वेश्चन को, कितना राइट कर पा रहे हैं। और अभी के लेवल का देख लीजिए, बहुत एडवांस लेवल हो चुका है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर। देखिए जब भी हम अशोक मेहता समिति 1977 स्थापना की अनुशंसा की बात करते हैं, आपको याद रखना है मंडल पंचायत, ठीक है। अब यहाँ पर नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर मंडल पंचायत, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनते ही बनते हैं, ठीक है। एग्जामिनर कुछ भी नहीं छोड़ता है, तो यही तो टॉपिक्स है, इसलिए जो जीके सीरीज स्टार्ट की गई है और इसी के बेस के ऊपर डेली टेस्ट आपके हो रहे हैं, तो ज्वाइन करिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ट्राइसम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कौन सी आयु के व्यक्ति योग्य हैं। बताइए फ्रेंड्स, ट्राइसम का मतलब क्या है, TRYSEM का मतलब क्या होता है, ये आपको ये भी क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग टू रूरल, ठीक है, साथ साथ में आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर बात की, आपकी यहाँ पर बात हो रही है ट्राइसम की, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 से 35 आयु वर्ग के ग्रामीण BPL लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था, ठीक है, ट्राइसम का। तो इसका सही आंसर होगा 18 से 35, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि उत्पादन की वृद्धि पर ऋणात्मक थी। देखिए पंचवर्षीय योजना, ठीक है, आपको क्लियर है कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी गलत करके आते हैं, आखिर ऐसा कारण क्या है, क्या ये मॉडिफिकेशंस का कारण है, अपडेटेड का कारण है। जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपके कंसेप्चुअल उस तरीके से क्लियर ही नहीं हो पाए हैं। बुक्स के सारे मत रहना, क्योंकि कोई भी टॉपर है या फिर एडवांस जो स्टडी करते हैं, जो शॉर्ट टर्म में जो एग्जाम निकालते हैं, याद रखना उनका एक ही क्वेश्चन होता है, यूट्यूब कोर्सेज और साथ में आपकी जो सही गाइडिंग है उसी से एग्जाम निकलता है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय योजना। फ्रेंड्स तृतीय यानी कि थर्ड प्लान पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि पर ऋणात्मक थी, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव थी ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ग्रीन बैंकिंग चैनल किसके द्वारा लागू लॉन्च की गई है। ग्रीन बैंकिंग चैनल, क्या ये SBI, UTI, RBI या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड ये सारे के सारे आपके करंट अफेयर सेक्शंस हैं, ठीक है। SBI इसका सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है, बेस्ट होगा अगर आप 8 मंथ के करंट अफेयर्स अच्छे से क्लियर कर पाए, और उससे भी बेस्ट होगा अगर आपने 1 ईयर के क्लियर कर लिया। ये काफी है एक लो लेवल के एग्जाम के लिए, क्लरिकल जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है।
लेकिन अगर आपने एचपीएस जैसे एग्जाम निकालने हैं, एचएस जैसे एग्जाम निकालने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 साल का करंट अफेयर्स क्लियर होना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी डालता है। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब ढक्कन कैप खुला हुआ हो, ठीक है, तब शीतल पेय को संतुलित रखा जाता है, क्योंकि भार क्या होता है, क्या ये बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता फिर घटता है, या फिर वहीं रहता है, ठीक है। यहां पर बात हो रही है कैप अगर खुला है तब शीतल पेय को संतुलित रखा जाता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, क्या ये भार जो वजन होगा, क्या ये बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर वहीं रहेगा। फ्रेंड्स, क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज होगा देन डिक्रीज हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा, ठीक है। यहां पर कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है, ठीक है, शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस बैल्डन में प्रयुक्त होता है, क्या ये एलपीजी है, एथिलीन है, मीथेन है, या फिर एसिटिलीन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस बैल्डन में प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटिलीन जो है वो आपके गैस वेल्डन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। वेल्डन यानी कि वेल्डिंग में, ठीक है, करते टाइम एसिटिलीन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए डेली साइंस का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना ही पड़ेगा, ठीक है, और इसमें भी आपको 8 मंथ और 1 साल के जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं वही एग्जामिनर पूछता है। बुक्स में अगर आप डेली साइंस खोज रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि डेली साइंस कभी भी बुक से कवर नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपको अपडेटेड वर्जन ही करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए। इसलिए एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकालना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर कर लो, एमसीक्यूज सभी टॉपिक के पढ़ लो, और साथ में टेस्ट लगा लो, क्वेश्चन नहीं छोड़ता, और इसी स्ट्रैटेजी के साथ स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जब पानी में घोला जाता है तब ऊष्मा का उत्पन्न करता है, ठीक है, क्या ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, अनबुझा चूना है, या फिर शोरा यानी कि सॉल्ट पेटर है, बताइए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्विकलाइन, या फिर सॉल्ट पेटर, ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्विकलाइन। यहां पर बात क्या हो रही थी फ्रेंड्स, पदार्थ यानी कि क्विकलाइन जब पानी में घोला जाता है तब ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्या करता है, ये ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नवजात शिशु का लिंग डैश वंशांगत गुणसूत्र से निर्धारित किए जाते हैं, बताइए किससे निर्धारित किया जाता है। ये तो आपको क्लियर ही होगा कि ये माता पिता, माता की पिता, या फिर पिता के माता से, सही आंसर। फ्रेंड्स, सिंपल सा है, फादर से ये निर्धारित किया जाता है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है हरी मटर तथा सेम, काली मिर्च तथा आलू, टमाटर तथा प्याज, कद्दू, या फिर कद्दू तथा गाजर, बताइए। फ्रेंड्स, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर वेजिटेबल्स के जितने भी सोर्सेस हैं, या फिर विटामिन के क्वेश्चंस है, या फिर बॉडी डिसीज के क्वेश्चंस है, या फिर विटामिन की कमी से होने वाले जो डिसीज है, ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। आप इन चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं अगर एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। तो व्हाट्सएप करके ये सारा का सारा एडिशंस आप ले सकते हैं, डेली टेस्ट आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं, और इसी बेस के ऊपर ये जीके सीरीज है जो कि आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में हेल्प करने वाली है, क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पर, मनुष्य की पाचन प्रणाली में पाचन प्रक्रिया की शुरुआत होती है, कहां से हो जाती है, जल्दी से बताइए। आपको क्लियर है कि पाचन प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो आपके मुंह से ही हो जाती है, जब आप चबाना शुरू करते हैं, ठीक है, वहीं से इसका फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में प्राप्त सबसे बड़ी खाद्य योग्य कलिका यानी कि बड है, क्या ये फूलगोभी है, एगेव है, बंद गोभी है, या फिर ड्रोसेरा है, कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से प्रकृति में प्राप्त सबसे बड़ी खाद्य योग्य कलिका कौन सी है, इसका सही आंसर होगा तो वो है आपकी बंद गोभी। देखिए वेजिटेबल से क्वेश्चन 2
पूछ लिए थे इस बार एग्जामिनर ने, ठीक है। लेकिन इसी तरह से एग्जामिनर पूछता आ रहा है, आप पढ़ेंगे तो ही बेस्ट होगा, लेकिन कितना पढ़ेंगे, सोर्सेज क्या होगा, और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, टॉपर्स क्या कहते हैं। इसलिए हमारे पास टेस्ट टीम है, एनालाइज टीम है, कंटेंट राइटर्स हैं, ठीक है। आपके लिए हर एक चीज है, मॉक टेस्ट डेवलपर है, ठीक है। छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। वीडियो कोर्सेज आपको साथ में मिल रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपने करना क्या है, सिंपली अगर ये आपको एडिशन सारा का सारा चाहिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसी लेवल पे आपको ये सारी चीजें अपडेट होती हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले लीजिए और जुड़े रहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके HPSSC ने पूछे हैं और फिर उन्हीं टॉपिक से बार बार मॉडिफिकेशंस करके पूछ रहा है। ये सीरीज आपके लिए है खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए HPGK की टीम के साथ। फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय